हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव पर। और आज काफ़ी दिनों के बाद में लेकर आए हैं जीके जीएस बूस्टर डोज, जिसमें आपको मिलेंगे 25 शानदार प्रश्न जीके जीएस के, और जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। खास यूपी पैट और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं ये 25 प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं। ये राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बिल्कुल सही बात है, सूर्य बनकर आप भी चमकेंगे। और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। जीके जीएस 25 प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। उपवेद की बात करें अगर, उपवेद तो ये उपवेद जो होते हैं ये वेद से ही संबंधित होते हैं। ठीक है, वेद से ही संबंधित होते हैं। तो उपवेद की बात करें तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि धनुर्वेद, आयुर्वेद, योग वेद और शिल्प वेद। तो उपवेद कितने हैं? उपवेद की अगर बात करें तो उपवेद हैं 4। वेद कितने हैं? वेद भी हैं 4। इन्हीं वेद से ही उपवेद संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आपको विस्तृत बता देते हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए, धनुर्वेद जो है ये किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद संबंधित है ऋग्वेद से। ठीक है, योग वेद, देखिए ये योग वेद उपवेद नहीं है। ठीक है, शिल्प वेद जो संबंधित है आपका, ये शिल्प वेद आपका सामवेद से संबंधित है। किससे? सामवेद से। नहीं, शिल्प वेद अगर आपका शिल्प वेद की बात करें तो शिल्प वेद हो जाएगा ये आपका अथर्ववेद से। ठीक है, अथर्ववेद से ये आपका शिल्प वेद हो जाएगा। अगर सामवेद से बात करें, सामवेद से आपका संबंधित रहेगा, सामवेद से रहेगा गंधर्व वेद। ठीक है, गंधर्व वेद। ठीक है, लिख नहीं पाएगा इधर, तो ये जो आपका गंधर्व वेद हो जाएगा ये सामवेद से। तो आपको इसमें देखिए, धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है, आयुर्वेद आपका ऋग्वेद से संबंधित है, शिल्प वेद आपका अथर्ववेद से, और गंधर्व वेद आपका सामवेद से संबंधित हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, योग वेद जो है वो उपवेद नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है। देखिए, महापरिनिर्वाण की अगर बात करें तो देखिए, बुद्ध की जो बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। अगर बात करें समय की, तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बहुत ही जानकारी महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए इनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं वो आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद इन्होंने गृह त्याग कब किया था? देखिए, 29 वर्ष की अवस्था में। कब? 29 वर्ष की अवस्था में। इसको देखिएगा, ये शायद 534 ईसा पूर्व, 29 वर्ष, हाँ देखिए कैलकुलेट करिएगा तो 534 ईसा पूर्व में बात करें तो इन्होंने गृह त्याग किया था। अच्छा, गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया था? गृह त्याग की घटना को कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। महाभिनिष्क्रमण उस घटना को कहा गया है जिसमें बुद्ध ने गृह त्याग किया था। तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। कब किया? 534 ईसा पूर्व में। ठीक है, 534 ईसा पूर्व में। अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान प्राप्ति हुई है बोधगया में। कहाँ हुई है? बोधगया में। तो महापरिनिर्वाण की जब बात आएगी तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, कुशीनगर आपका सही जवाब हो जाएगा। राजगृह और वैशाली में बौद्ध संगीत हुई थी। ठीक है, बौद्ध संगीत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। पहले ही दिन हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था शक संवत वाला। ठीक है, ये कनिष्क के शासन से ही, ये कनिष्क से ही संबंधित है। कनिष्क ने ही राजधानी कौन सी बनाई थी? मथुरा। मथुरा कला शैली अपने चरम पर कब थी? कनिष्क के शासनकाल में। तो अगर चरक की आंसर पहले ही बता दिया आपको। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो वो थे चरक। ठीक है, दरबारी चिकित्सक जो थे चरक थे। हालांकि कनिष्क की सभा में जो है, कनिष्क की राजसभा में कई विद्वान रहा करते थे, जैसे नागार्जुन थे। ठीक है, नागार्जुन थे, और आपके ये पार्श्व थे। ठीक है,
मातृचेट थे, वसुमित्र थे, ठीक है, ये सब पूछ देते हैं, लेकिन इसमें चरक का ज़्यादा पूछते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, चरक जो थे वो राजवैद्य थे, और इनका एक देखिए चरक संहिता का नाम जुड़ता है, ठीक है, चरक संहिता, जिसमें औषधियों के बारे में जानकारी थी, चरक संहिता। तो राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो दरबारी चिकित्सक की बात आएगी तो चरक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची स्तूप की अगर बात करेंगे हम लोग तो चलेंगे अशोक के समय, ठीक है, सांची स्तूप की बात हो रही है तो अशोक के समय चलेंगे। और कहाँ चलेंगे? मध्य प्रदेश में चलेंगे। तो मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी है कौन सी? भोपाल, ठीक है। तो भोपाल के निकट में ही है कौन सा? रायसेन जिला, रायसेन जिला है, यहाँ पर आपका सांची स्तूप ये मिल जाएगा। इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। तो अशोक का नाम आ गया है तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? ये मौर्यकाल से संबंधित हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मौर्यकाल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? कब? 12वीं शताब्दी के आरंभ में। तो देख लेते हैं। पहला खिलजी है, दूसरा तोमर है, तीसरा है सैयद वंश और चौथा है तुगलक वंश। तो अगर हम लोग खिलजी वंश की बात करते हैं, किसकी? खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश के अगर समय की बात करें तो 1290 से, ठीक है, 1290 से 1320 हो जाएगा, ये खिलजी वंश का समय हो जाएगा। लेकिन 12वीं शताब्दी के आरंभ की बात कर रही है, सैयद और तुगलक जो भी वंश हैं ये सब इनके खिलजी के भी बाद में आते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा? इसमें साफ आपको दिख रहा होगा, आंसर हो जाएगा तोमर वंश। कौन सा हो जाएगा? तोमर वंश। कभी कभी आ जाता है दिल्ली शहर के संस्थापक, ठीक है, उसमें भी आ जाता है नाम अनंगपाल तोमर का। अनंगपाल तोमर का नाम आ जाता है, ठीक है। तो अनंगपाल द्वितीय भी आ जाता है कभी कभी, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है, ये परीक्षाओं में निश्चित आती हैं और आपको 1 या 2 नंबर दिलाकर जाती हैं। तो आपको अब क्या करना है? आपको इसमें देखना है कि मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन हैं। देखिए, मालविकाग्नि मित्रम के लेखक वही हैं जो अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं, ठीक है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं, जो आपके विक्रमोर्वशीयम के हैं, ठीक है, जो आपके विक्रमोर्वशीयम के हैं, जो आपके रघुवंशम के हैं। तो कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे आपके कालिदास। कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। अगर दंडी की बात करें तो इनकी है 10 कुमार चरितम, ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये, बहुत ही मुख्य रचनाएं हैं जो कि परीक्षाओं में सीधे पूछ दी जाती हैं आपसे। तो दंडी की कौन सी हो जाएगी? दंडी की हो जाएगी आपकी 10 कुमार चरितम, ठीक है, 10 कुमार चरितम। भास की कौन सी हो जाएगी? भास की हो जाएगी आपकी स्वप्नवास दत्ता, ठीक है, स्वप्नवास व दत्ता, ठीक है। भारव की अगर बात करेंगे तो इनकी हो जाएगी किरातार्जुनीयम, ठीक है। तो कालिदास की कौन सी हो गई? मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम। दंडी की कौन सी हो गई? 10 कुमार चरितम। और भास की कौन सी हो गई? स्वप्नवासव दत्ता। और भारव की किरातार्जुनीयम। देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा जल्दी ही चलेंगे। तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? देखिए, पहली बार की जब बात आएगी, ठीक है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो इसमें देखिए विकल्प देख लेते हैं। इसमें देखिए कुछ दिक्कत कर जाता है कभी कभी ये हमारा सिस्टम। तो चलिए विकल्प देख लेते हैं। महमूद गजनबी है, मोहम्मद गौरी है, फिरदौस शाह है, मोहम्मद बिन कासिम की है, मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है। तो पहली बार की बात हो रही है। तो पहली बार आक्रमण कब हुआ था? 712 में, ठीक है। 712 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था इसको क्या बोला गया था? असफल आक्रमण, ठीक है। ये ओबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में किया गया था,
ओबेदुल्ला, ठीक है, ओबेदुल्ला और बुदैल, ठीक है, ये इनके नेतृत्व में किया गया था। ये असफल आक्रमण था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद में 712 में कहाँ पर, सिंध में, ठीक है, सिंध में दाहिर को पराजित किया था। दाहिर को पराजित किया था किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये सफल आक्रमण था, ठीक है, इसमें मोहम्मद बिन कासिम जीत गया था, इसकी विजय हुई थी, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन कासिम। अगर असफल आक्रमण की भी बात आए, ठीक है, अगर पहले आक्रमण की ही बात करें, ये पहला सफल आक्रमण था, पहले आक्रमण की बात करेगा तो 711 भी कह दिया जाएगा, क्योंकि 711 में पहला आक्रमण हुआ था जो कि असफल हो गए थे, इसमें जो अरब थे, ठीक है। तो पहला ये अरब आक्रमण कहा जाएगा, जिसमें ओबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में, कहाँ पर, सिंध क्षेत्र में, ठीक है, सिंध क्षेत्र में। तो ये पहला अरब आक्रमण था जिसमें ये लोग असफल हो गए थे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, हमने आप लोगों को उस दिन भी समझाया था GKTSL, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे तो ये हो जाएंगे गुलाम वंश, ठीक है, ये हो जाएंगे खिलजी, ठीक है, लिख लीजिएगा अपने आप, ये हो जाएंगे तुगलक, ये हो जाएंगे सैयद और ये हो जाएंगे लोदी, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन आएंगे, सबसे पहले कौन से आएंगे, तो सबसे पहले आपके आ जाएंगे इसमें, गुलाम तो देखिए है नहीं, ठीक है। दूसरे कौन से आ जाएंगे, खिलजी, इनका समय हो जाएगा 1290 से 1320, अभी हमने आपको बताया था। अब आ जाएंगे तुगलक, इनका 1320 से 1414 हो जाएगा, ठीक है। तो GKT हो गया आपका, ठीक है, ये खिलजी हो गया, तुगलक हो गया। अब सैयद वंश की अगर बात करेंगे तो 1414 से 1451 हो जाएगा, और लोदी वंश की अगर बात करेंगे तो 1451 से 1526। उसके बाद मुगल काल आरंभ हो गया था। तो इसमें पूछा क्या गया है, सबसे कम अवधि का शासन, तो सबसे कम अवधि के शासन की बात हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश। लेकिन इसका बहुत ही महान शासक जो हुआ है, और क्रूर शासक भी अगर कहेंगे, तो अलाउद्दीन, जिसकी सबसे बड़ी सेना थी दिल्ली सल्तनत में, तो वही था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जो शासन काल रहा है वो सबसे कम रहा है खिलजी वंश का, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा तुगलक वंश, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। देखिए बात हो रही है तैमूर की, तो देखिए समरकंद का शासक था, कहाँ का था, समरकंद का शासक था कौन, तैमूर, ठीक है। और यहाँ पर जो सत्ता उस समय थी तो कौन था, उस समय जो आपका था वो तुगलक वंश का, तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश का था, कौन था, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद था, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद का जो है शासन था। तो ये बात कब की है, ये बात है 1398 की। उसके बाद में देखिए ये जीत गया था, उसके बाद में 1414 में ये आपकी स्थापना किसकी हुई थी, ये आपके तुगलक के बाद में सैयद वंश की, ठीक है, जिसमें सैयद वंश की स्थापना में पूरा सहयोग किसका रहा था, तैमूर का ही। तो तैमूर ने आक्रमण किया था, तब किसकी सत्ता थी, नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, 1398, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि तुलुब राजवंश, तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की। देखिए तुलुब राजवंश, जब तुलुब राजवंश की बात आती है तो हम लोगों को चलना होगा दक्षिण भारत में, ठीक है, कहाँ चलना होगा, दक्षिण भारत में। तो ये समय काल की अगर बात करें तो समय काल रहा था 1505 से 1565, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, नरसा नायक, कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य वाले, ठीक है, अच्युत राय और वीर नरसिंह। तो इसकी स्थापना जो की थी तुलुब राजवंश की, वो की थी वीर नरसिंह ने, ठीक है। समय हमने आपको बता दिया है 1505 से 1565, लगभग 60 वर्ष का शासन रहा है किसका, तुलुब राजवंश का, ठीक है।
तो ये विजयनगर में ही इनका शासन था। हमने दक्षिण भारत आपको बताया, तो विजयनगर में ही इनका शासन था और विजयनगर का जो है ये तुलुभ राजवंश हो जाएगा दक्षिण भारत से संबंधित, और वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो देख लेते हैं, गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा और कृष्णा। तो दक्षिण भारत की बात आ रही है, ठीक है, दक्षिण भारत की बात आ रही है। हालांकि ये नदियां भी उधर हैं, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, विस्तृत देखेंगे। तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का ने। पहले ही दिन हमने आपको बताया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तुंगभद्रा। सी वाला जवाब इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विजयनगर कहाँ स्थित था? विजयनगर जो था वो तुंगभद्रा के किनारे स्थित था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फटाक से अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि समय जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है अपनी रफ्तार से। तो देखते हैं, जजिया कर को फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो जजिया कर की बात हो रही है। तो जजिया कर की अगर बात करेंगे तो ये समाप्त कब किया गया था? ये समाप्त किया गया था 1564 में, अकबर के समय में। ठीक है, अब बात आ रही है शुरुआत की। तो देखिए, अगर शुरुआत की बात करेंगे तो अभी हमने आपको पीछे बताया था सिंध पर किसने विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने ये जजिया कर शुरू किया था। ये जजिया कर लगाया कहाँ पे जाता था? ये जैसे जो मुस्लिम राज्य होते थे, ठीक है, जो मुस्लिम राज्य होते थे उसमें जो गैर मुस्लिम लोग होते थे, कौन? गैर मुस्लिम का मतलब जैसे हिंदू हैं और भी हैं, जैसे जैन, ठीक है, तो जैन हैं, बुद्ध हैं, तो ऐसे लोगों पर जो है एक कर लगाया जाता था, उसे बोलते थे जजिया कर। तो जजिया कर सबसे पहले ये मोहम्मद बिन कासिम हो गए। उसके बाद में इसे समाप्त किसने किया था? समाप्त किया था अकबर ने। लेकिन अकबर के बाद में एक और बहुत ही क्रूर शासक हुआ, कौन? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, जिसने इस कर को पुनः शुरू कर दिया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? औरंगजेब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली, ठीक है, सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय जो है वो किसे जाता है? निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? तो देख लेते हैं, बीरबल, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल और तानसेन। तानसेन का संबंध देखिए संगीत से हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें भू राजस्व प्रणाली वाली अगर बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सी वाला, राजा टोडरमल। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। देखिए, इसके लिए आपको क्लू देते हैं। 1539 का युद्ध, कौन सा? चौसा का। ठीक है, 1540 का बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। ठीक है, ये किससे संबंधित है? शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। ठीक है, अब हुमायूं दोनों युद्ध में बुरी तरीके से पराजित हुआ। इसके बाद वो चला गया था कहाँ? इसके बाद वो चला गया था ईरान, सिंध होते हुए वो ईरान चला गया था। अब उसके बाद क्या हुआ? वो 1555 देखिए लिख देते हैं। उसके बाद वो 1555 में उसने किसको? सूरवंश के ही जो सूर शासक थे, कौन? सिकंदर शाह। कौन थे? सिकंदर शाह। इनको पराजित करके वो गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, दोबारा, पहले ये शेर शाह से 2 बार पराजित हो चुका था, 1539 और 40 में। कहाँ चला गया था? ईरान चला गया था। उसके बाद किसको हराया इसने? सिकंदर शाह को हराया। सिकंदर शाह को हराने के बाद में ये पुनः गद्दी पर बैठा। उसके बाद सिर्फ 1 ही साल जो है गद्दी पर बैठ पाया, और 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई। तो ये कौन हो जाएगा? हुमायूं। ठीक है, बाबर का पुत्र था, इसका बाबर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो देखिए, दरोगा, फौजदार, सूबेदार, कोतवाल। तो देखिए, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को आज भी जो
क्षेत्रीय जो पुलिस थाने होते हैं उसमें उसके मुखिया को क्या कहते हैं? थाने में मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल, ठीक है ना। तो ये कोतवाल ही कहा जाता था। डी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जामा मस्जिद की बात आई है तो हम लोग चलेंगे मुग़ल काल, तो इसमें साफ साफ दिया ही गया है, मुग़ल काल नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मुग़ल काल तो सही से लिख नहीं पा रहा है, मुग़ल काल, ठीक है। मुग़ल काल में किसके समय में चलेंगे? ये समय रहेगा आपका 1656, ठीक है। 1656 में इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? शाहजहाँ ने। किसने? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने जामा मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया था। कहाँ? दिल्ली में शुरू करवाया था। तो इसकी देखिए खूबी थी कुछ, इसमें संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न बनता है, कथन निष्कर्ष वाले में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ था? लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से इसका निर्माण कराया गया था। और अगर उस समय की बात करें तो उस समय मतलब 1650 के आसपास, 1650 से 1656 के आसपास जो है, इसमें कितना खर्चा आया था, कितनी लागत लगी थी? इसमें 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। कितना? 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। और मुग़ल स्थापत्य की अगर बात करें तो ये शाहजहाँ के काल में जो है इसका स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग जो आज हेरिटेज में शामिल हैं, ये शाहजहाँ के समय पर ही बनाई गई थी अधिकतर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? शाहजहाँ, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर। तो इसमें आंसर आपका ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 17। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा, ठीक है। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, आगरा, अवध या वारंगल, ठीक है। तो ये देखिए इसको क्या कहा जाता है, इसकी अगर बात करें अलाई दरवाज़ा की, तो ये कहा जाता है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, ठीक है। और ये जो अलाई दरवाज़ा की अगर बात करें तो ये जो है, अब हम आंसर आपको बता ही दे रहे हैं, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्य जो हैं उसमें से एक है अलाई दरवाज़ा। क्या? अलाई दरवाज़ा। जितने भी पुराने स्थापत्य हैं दिल्ली के, ठीक है, पुराने स्थापत्य हैं जो भी दिल्ली के, उसमें से एक है, ठीक है। तो किसने बनवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। है कहाँ पर ये? तो आंसर आपको पहले ही मिल चुका है, नई दिल्ली। ये आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता, कव्वाली का ही नहीं, खड़ी बोली हिंदी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने एक वाद्य यंत्र की खोज की थी, उसे क्या बोला गया था? तंबूरा, ठीक है। तंबूरा की खोज भी की थी इन्होंने ही, ये इन्हीं ने बनाया था। किसने? अमीर खुसरो ने। अगर बात करें दरबार में, दरबारी कवि की, तो इन्होंने कई शासकों का शासनकाल देखा, ठीक है। कई शासकों के दरबार में रहे हैं। लेकिन अगर मुख्य बात कर रहा है तो अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता, इन्हें तोता हिंद भी कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें विकल्प देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए विकल्प आपका, अलाउद्दीन खिलजी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? देखिए, छापामार गुरिल्ला रणनीति बहुत ही कामयाब रणनीति मानी जाती थी किसी भी युद्ध के लिए, ठीक है। ये युद्ध पद्धति किसने अपनाई थी? ये युद्ध पद्धति अपनाई थी शिवाजी ने, ठीक है। अब शिवाजी का नाम आ गया है तो विकल्प देख लेते हैं, मराठा, ब्रिटिश, मुगल, नायक, ठीक है। तो शिवाजी का नाम आया तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? मराठा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डलहौजी, आधुनिक भारत में प्रवेश कर लिया हम लोगों ने। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था।
तो डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश डैश अवध को कब्जे में लिया था। अब देखिए बीच में जगह भरिए, सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, या युद्ध छोड़कर, या राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, या हड़प नीति के माध्यम से। देखिए आपको समय काल बताते हैं। 1848 से 1856 का एक समयकाल याद करिए। डलहौजी से संबंधित क्या शुरू किया था? हड़प नीति। हड़प नीति, या इसको व्यापकता का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत भी कहीं कहीं पर लिखकर आ जाता है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लिख के आ जाता है। ठीक है, ये भी लिख के आ जाता है। तो ये बात हो रही है हड़प नीति की। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में, देखिए अवध को कब्जे में जब लिया गया था तब इस पर जो है कुशासन का आरोप लगाया गया था। कुशासन का आरोप लगाकर इसको जो है अवध को कब्जे में ले लिया गया था। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी। और नवाब कौन थे उस समय? वाजिद अली शाह। बाद में ये अवध से चले गए थे, कहाँ चले गए थे? बंगाल में। फिर ये बंगाल में चले गए थे वाजिद अली शाह। ठीक है, तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से ये इसका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था। बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका संविधान से आ गया है। संविधान से आ गया है तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो विकल्प ए आपका कह रहा है 1950, बी कह रहा है 45, सी कह रहा है कि 1951। तो देखिए ये विकल्प तो आपको बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप गलत कह सकते हैं क्योंकि संविधान लागू हुआ तुरंत थोड़ी नहीं बन गया। तो हम लोगों को देखना है इन दो में से। ठीक है ना, इन दो में से देखना है हम लोगों को। तो अगर आपको भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं। किसकी? राज्य पुनर्गठन आयोग की हम लोग बात करते हैं। ये कब बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग? ये 1953 में बनाया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया था। प्रश्न कभी कभी सीधे सीधे भी आता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी फजल अली ने। किसने? फजल अली ने। इसे फजल अली आयोग भी कहा गया था। इसमें और सदस्य कौन थे? अगर अन्य सदस्यों की बात करें तो एक तो थे एच.एन. कुंजरू। कौन थे? हृदय नारायण कुंजरू। और दूसरे कौन से थे? दूसरे थे आपके के.एम. पडिक्कर। कौन थे? के.एम. पडिक्कर। ठीक है, तो ये आपके जो थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हो गए। 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन हुआ क्या था कि आयोग ने सिफारिश की थी वो कितने की थी? 16 राज्य। और आपको विस्तृत बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसमें कि हर एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन की बात कही गई थी। 16 राज्य और 3 संघ राज्य में किसकी? 3 संघ राज्य की बात कही गई थी। किसने कही थी? आयोग ने। लेकिन हुआ क्या था, ये सुझाव दिया गया था। उसके बाद हुआ क्या था? हुआ ये था कि जो अधिनियम बना था राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो बना था 1956, उसके अंतर्गत क्या हुआ था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का या 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो सिफारिश कितने की थी? 16 की और 3 की। ठीक है, हुए कितने थे? 16 और 6। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है संविधान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश 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 की समानता का वचन देता है। तो किस चीज़ की समानता का वचन देता है? विकल्प में देख लेते हैं। पहला विकल्प कह रहा है अभिव्यक्ति और विश्वास, और दूसरा कह रहा है हैसियत और अवसर। हैसियत, देखिए हैसियत की अगर बात करें तो इसको प्रतिष्ठा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और विचार और अभिव्यक्ति, और अवसर और अभिव्यक्ति। तो देखिए इसमें अगर बात करते हैं हम लोग तो अनुच्छेद 14 से 18 में आप जाइए। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में अगर आप जाएंगे समानता के अधिकार में, और मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। संविधान के भाग
3 में है, ठीक है। ये चीज़ें हम पहले ही आपको बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सब रटे होने चाहिए, ठीक है। परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं संविधान से, मुख्यतः क्वेश्चन यहीं से उठकर आते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, और विचार और अभिव्यक्ति, और अवसर और अभिव्यक्ति। तो अपने नागरिकों को किस चीज़ की समानता का वचन देता है अनुच्छेद 14 से 18? हैसियत और अवसर, या हमने इसको प्रतिष्ठा भी बताया था अभी। हैसियत को आप प्रतिष्ठा भी कह सकते हैं, ठीक है। हैसियत और अवसर आपका बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 23। धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, समय बहुत बढ़ गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? देखिए, अगर 19 की कभी भी बात आए तो 19 अकेला नहीं है, ठीक है। 19 में 19 एक भी है, 19 में 19 ए कह लो या बी कह लो, ठीक है। 19 सी ऐसे करके है। तो देखिए, जैसे इसमें बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है। 19 बी में जो आपके रहेगा वो रहेगा आपका जैसे सभा करने की आज़ादी है, ठीक है। आने जाने की आज़ादी है 19 सी में। तो ऐसे करके इसमें कई भाग हैं इसके 19 के। तो मुख्यतः देख लेते हैं क्या कह रहा है। मुख्यतः इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होगा, ये तो देखिए अनुच्छेद 32 की बात हो जाएगी, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो, अगर अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसमें देखिए सीधा अभी हमने आपको बताया अभिव्यक्ति की आज़ादी 19(1), तो आपका वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका प्रश्न संख्या 24 आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ये मूल कर्तव्य जोड़े कब गए थे? ये याद करिए आप, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? अच्छा हाँ, आपको वो भी बता दें, ये आपका देखिए भाग 4, ठीक है। भाग 4 का इसमें जोड़ा गया था, और अनुच्छेद जो था वो आपका था 51 का। 51 का के तहत आपके मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। अब अगर आपसे भाग पूछे तो भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 4 का हो जाएगा, और अनुच्छेद पूछे तो 51 का हो जाएगा। इसमें का जोड़ दिया गया था, का से आप कर्तव्य याद रखिएगा, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर हुआ था मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां था। जो वर्ष था वो कौन सा था? 1976 था। इतनी जानकारी आपको हमने दे दी है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। अब उसके बाद बात आती है अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 11। तो ये 11वां आपका जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन में। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन में, ये 2002 में, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया, ये तुम्हारा संबंधित था किससे? जो आपका 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ये आपका संबंधित था शिक्षा से, ठीक है। कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जो है ये अनिवार्य है माता पिता के लिए, जो अभिभावक के लिए ये कहा गया था। तो ये आपका 11वां हो गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है। शिक्षा से संबंधित 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, सन 2002 में जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हो जाएंगे? वर्तमान में हो जाएंगे 11। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज की जीके जीएस बूस्टर डोज सीरीज़ का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ऐसे एमसीक्यू थे जो आपको परीक्षा में ऐसे ही बिल्कुल छपे छपाए मिलने की पूरी संभावना रहती है। इन क्वेश्चन को जरूर आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और बार बार पढ़िएगा, जिससे कि आपको अगर कभी परीक्षा में दिखें तो आपको धोखा ना मिले, ठीक है। नहीं तो पसीने छूट जाते हैं जब आता हुआ क्वेश्चन याद नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी, देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो डीपीएसपी की अगर बात करें तो इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हमने आपको पहले ही दिन से प्रश्न करवाए थे, और कहाँ से क्या लिया गया है ये सब आपको बताते रहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं यूएसए से क्या लिया गया है।
यूएसए से आपका, अभी हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया था, देखिए पहले लिखने की जगह कर लेते हैं। यूएसए से आपके मूल अधिकार लिए गए हैं, ठीक है। और आपका इसमें देखिए फ्रांस है, आयरलैंड है, आयरलैंड से आपका क्या लिया गया है, इससे आपका डीपी एसपी लिया गया है, कहाँ से, आयरलैंड से, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नहीं, ये जो था आपका आज का अंतिम प्रश्न था। 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न जो है खूब समझ में आए होंगे और आप अच्छे से इससे तैयारी करेंगे हमारे एमसीक्यूज से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको आप लिखिए, बार बार पढ़िए, याद करिए, ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए आने वाली परीक्षा में। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी मोटिवेट रहेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने जरूर पेश करेंगे, जिससे कि परीक्षा में आपके पसीना ना आए, ठीक है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ऐसे प्रश्नों का संकलन करके लाएं जो आपके लिए मददगार साबित हों। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और ख्याल रखिए अपना, नमस्कार।